हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। इट इज़ द वन ऑफ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है उसको एक बार समझ लेते हैं। देखो, हर बार इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट इट इज़ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो देखते हैं क्या लिखा है। एज स्टार्टेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, हमने पिछला सेक्शन में देखा था कि 99% ऑफ द बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमंस आर द सेम। मतलब जितने भी ह्यूमन हैं, चाहे वो कहीं का भी हो, एशिया का, अफ्रीका का, अमेरिका का, किसी भी कॉन्टिनेंट का ले लो, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, होमो सेपियंस स्पीसीज है, सबका 99.9% बेस सीक्वेंस सेम ही होता है। एज्यूमिंग द जीनोम, अब देखो जीनोम के जो हैप्लॉइड कॉन्टिनेंट नंबर ऑफ बेस पेयर होते हैं ना, वो होता है 3 बिलियन, यानी 3 × 10⁹ बेस पेयर। इन हाउ मेनी बेसिस सीक्वेंस वुड बी डिफरेंस। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कितने इसके ऐसे बेस हैं जहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इट इज़ द डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक। अब देखो, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ डिफरेंस होता है जो कि हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है। इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। फिनोटिपिक अपीयरेंस का मतलब हुआ कि आखिर वो व्यक्ति दिखता कैसा है। जैसे एक आदमी ले लो, तुम बिहार का उठा लो, और दूसरा आदमी साउथ अफ्रीका का निकाल लो, ठीक है। दोनों व्यक्ति को देखोगे तो बिल्कुल तुमको अजीब दिखेगा। या एक चाइना वाले को ले लो, ठीक है। तो अजीब नहीं, इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट तुमको दिखाई देंगे। तो ये जो डिफरेंट दिख रहा है ना, उसका कलर अलग होगा, बालों का रंग अलग होगा, ठीक है। तो ये उसका फिनोटाइपिक अपीयरेंस है, ठीक है। जीनोटाइप तो जीन्स के अंदर होता है। इफ़ वन एम्स टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स और अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन, अगर कोई चाहता है कि उसका जीनोटिपिक डिफरेंस पता करे, तो सिक्वेंसिंग द डीएनए एवरी टाइम वुड बी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। मतलब हर बार इस चीज़ को पता करने के लिए कि उसका जेनेटिक्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जीनोटाइप्स ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो ये एक बहुत ही डॉन्टिंग और बहुत ही एक्सपेंसिव टास्क होगा। मतलब बहुत पैसे खर्च करने होंगे उसके लिए। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर द टू सेट्स ऑफ द 3 × 10⁶ 10⁶ basis pairs. DNA fingerprinting is very quick way to compare the DNA sequences of the any two individuals. देखो, अगर बहुत जल्दी की बात करें, मतलब इतना सेट्स को अगर हमें बेस पेयर्स को देखना है, ठीक है, तो डीएनए फिंग, अब देखो यहाँ पर इन्होंने 3 × 10⁶ लिखा है, गलत है। ये 3 × 10⁹ होगा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करना चाहें दोनों को, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर एक बहुत अच्छा उपाय है, सॉल्यूशन है कि दो व्यक्तियों के डीएनए को आसानी से कंपेयर किया जा सके। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स, देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई फिंगर में, है ना, फिंगरप्रिंटिंग ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डीएनए के लेवल पे होने वाली चीज़ है ये। इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग, अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होती क्या है एक्चुअली, तो इसमें होता है आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन द सम स्पीसीज रीजन इन द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। मतलब उसके अंदर जो डीएनए सीक्वेंस में जो मतलब डिफरेंस होता है उसको देखते हैं, दैट इज उसमें कुछ रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट होता है जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है। बिकॉज इन दीज सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइप्स। देखो रिपीटेटिव डीएनए में क्या होगा कि एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, स्ट्रेच ऑफ डीएनए, वो बार बार रिपीट हुआ होगा बहुत सारे टाइम। हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इस चीज़ को देखा था कि वो बार बार रिपीट होता है वो। दीज रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए इज द डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट कॉन्फिगरेशन। अब देखो, हम डीएनए जब आइसोलेशन करते हैं तो वहाँ पर जो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं, उसमें हमें एक अलग ही पीक देखने को मिलता है। किस चीज़ का? तो ये रिपीटेटिव डीएनए का, ठीक है। द बल्क ऑफ डीएनए फॉर्म्स द मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज द सेटेलाइट डीएनए। देखो, बल्क ऑफ डीएनए जो होता है वो एक मेजर पीक बनाता है, मतलब पूरा मेजर पीक बनाएगा ग्राफ में, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। और बाद बाकी जो दूसरे टाइप का डीएनए होगा वो स्मॉल पीक बनाता है, मतलब उसकी संख्या या उसका डेंसिटी कम होता है, ठीक है। तो उसे हम लोग सेटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं, जो स्मॉल पीक का फॉर्मेशन करता है। इतना याद रखना, मेजर पीक रिपीटेटिव डीएनए होता है और दूसरा जो होता है वो स्मॉल पीक बनाता है, जिसे हम लोग सेटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन, अब देखो बेस कंपोजिशन के आधार पर, बेस कंपोजिशन क्या है तुझे पता होगी, बेस पेयर्स।
बेस पेयर्स क्या होते हैं, जैसे एडेनिन है एक स्ट्रैंड पे तो दूसरे स्ट्रैंड पे थाइमिन होगा और ये दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कहीं पे गुआनिन है तो दूसरे पे साइटोसिन होगा और ये दोनों एक दूसरे से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो ये बेस कंपोजिशन बनाते हैं, ठीक है, इसी को बेस पेयर्स बोलते हैं। लाइक एटी रिच और जीसी रिच, मतलब कुछ ऐसे डीएनए होते हैं जिसमें इसकी अमाउंट ज़्यादा है और कुछ ऐसे डीएनए होगा जिसमें जी और सी का रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है, अमाउंट ज़्यादा होगा। लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड द नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, द सेटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज द माइक्रो सेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट। देखो, इस डीएनए के लेंथ के आधार पर सेटेलाइट डीएनए को क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे कैटेगरी में। लाइक कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, लाइक माइक्रो सेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट, ये सभी, ठीक है। तो ये जो सेटेलाइट डीएनए है ना, उसमें बेस कंपोजिशन के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। लाइक माइक्रो सेटेलाइट आर सम ऑफ द मिनी सेटेलाइट्स। दीज सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। ये जो माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट होते हैं वो कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता है, लेकिन फ्रॉम अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ये कोई प्रोटीन तो नहीं बनाएगा बट इट फॉर्म्स द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। मतलब एक डीएनए का बहुत बड़ा पार्ट होता है ये माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट, ठीक है। दीज सीक्वेंसेज शो द हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये जो चीज़ें होती है वो एक बहुत बड़ा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है, देखा था। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये बनाता है बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म। तो ये याद रखना कहाँ कहाँ से कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। तो एवरी टिश्यू, लाइक ब्लड वाला हो गया, ब्लड में होगा WBC, आरबीसी में डीएनए नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता है उसमें। हेयर फॉलिकल, स्किन, आरबीसी, सलाइवा, स्पर्म, ETC फॉर्म एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन द फोरेंसिक एप्लीकेशन। देखो, ये जो जितने भी एग्जाम्पल दिया, ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, ये सभी से क्या निकाला जाता है, डीएनए। और ये डीएनए सेम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है, मतलब कि किसी सेम एक व्यक्ति का है तो उसके बॉडी में कहीं से भी तुम डीएनए निकालो एक ही बात रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो सेम पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है और इसकी वजह से इसका यूज फॉरेंसिक एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। मतलब उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, कहीं से भी बॉडी का डीएनए मिल गया उसको और उससे वो अपना तैयार कर लेगा, कॉपी तैयार कर लेगा और फिर वो पता करेगा, ठीक है। फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म्स आर द इनहेरिटेबल फॉर्म्स पैटर्न्स टू चिल्ड्रन। ये जो इनहेरिटेबल होता है मतलब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ द पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ द डिस्प्यूट्स। मतलब कहीं पे कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करने की ज़रूरत हुई, मतलब कोई अपने बच्चे को कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है, दूसरा पार्टनर कह रहा है कि मेरा बच्चा है, और वहाँ पर कुछ झगड़ा हो गया या किसी कारण से वो बच्चे को मतलब कह रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ठीक है, और कोई तीसरा भी है जो इसमें कह रहा है कि ये मेरा भी है। तो उस कंडीशन में उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाएगा और तो जिससे ज़्यादा मैच होगा। देखो, पहली बात तो 99% तो सेम रहता है, बाद बाकी डिफरेंट रहता है, तो मैक्सिमम जिससे मैच होगा ये उसका बच्चा होगा, ठीक है। तो पैटर्निटी टेस्टिंग में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब है, सिंपल समझो कि दो व्यक्तियों का डीएनए को कंपेयर करना, और बस इतना ही है, ठीक है। और मतलब पता करना कि आखिर मैच करते हैं ना, कि इसका डीएनए मतलब पूरा सीक्वेंस पता कर लिया, फिर बाद बाकी दूसरे से मैच करके देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब एज पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ द जेनेटिक मैपिंग ऑफ द ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, ठीक है, वो बेसिस है किसका, जेनेटिक मैपिंग का, ठीक है। जेनेटिक मैपिंग का मतलब है कि वहाँ पर कौन सा जीन कितना डिस्टेंस पे प्रेजेंट है ह्यूमन जीनोम में, ठीक है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तो बेसिस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। इट इज़ इसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स। अब देखो, इतना देर से हम पॉलीमॉर्फिज्म बोल रहे हैं, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। तो देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। यू मस्ट हैव टू नो दिस। इसका मतलब होता है वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। जेनेटिक लेवल पे क्या वेरिएशन है उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अराइजेज ड्यू टू द म्यूटेशन। अब ये जो वेरिएशन होता है वो कैसे अराइज होता है, कैसे मतलब आता है, तो वो होता है म्यूटेशन की वजह से। किससे, म्यूटेशन की वजह से। रिकॉल करो द डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट्स दैट यू हैव
ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 4। ये जो चैप्टर था ना हमारा, कौन सी, इनहेरिटेंस वाला, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो उसमें हमने जो म्यूटेशन देखा था, और इस चैप्टर में भी हमने म्यूटेशन देखा था कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है। तो ये म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आता है जेनेटिक लेवल पे, उसी को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। एंड इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस इन दिस चैप्टर, मतलब इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने देखा था, ठीक है, ये जो सिकल सेल एनीमिया था, ये सब म्यूटेशन का ही तो काम था, मतलब एग्जाम्पल था। मे अराइज ड्यू टू द इंडिविजुअल एट द आइदर सोमैटिक सेल, क्या लिखा है इन्होंने, नया म्यूटेशन, न्यू म्यूटेशन मे अराइज इन द इंडिविजुअल आइदर इन द सोमैटिक सेल्स और इन द जर्म सेल्स। अब ये जो न्यू म्यूटेशन है ये बॉडी के किसी भी सेल्स में हो सकती है, तो बॉडी के सोमैटिक सेल्स में भी हो सकती है और जर्म सेल में भी होती है। जर्म सेल का मतलब गेमेट्स, स्पर्म और ओवम। सेल्स दैट जनरेट द गेमेट्स इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जर्म सेल क्या होती है, जर्म सेल उसको बोलते हैं जो गेमेट्स का फॉर्मेशन करता है। इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव द ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, क्या कहा, इफ द जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट, देखो इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, मतलब कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। टू हैव द ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, तो जिसका उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो म्यूटेशन को भी ट्रांसमिट कर देगा। इट कैन बी सेपरेटेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब इट कैन बी सेपरेटेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पर जो बताया है एक बार हम फिर से पढ़ते हैं और ध्यान से सुनना। इफ a germ cell mutation does not seriously impair individual's ability to have offspring who can transmit mutation, देखो इसमें जो भी म्यूटेशन हुआ जर्म सेल के अंदर वो ऑफस्प्रिंग को उतना तो अफेक्ट नहीं करेगा, बट म्यूटेशन को कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। इट कैन, और ये पूरा पॉपुलेशन में फैल जाएगा फिर, ठीक है, स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये पूरे मेंबर को, मतलब ये म्यूटेशन फैल जाएगा पॉपुलेशन में। एलील का मतलब होता है डिफरेंट अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, उसको क्या बोलते हैं, एलील, ठीक है, जीन के अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहते हैं। देखो एलील, अगेन रिकॉल द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एलील फ्रॉम द चैप्टर 4। सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड इन द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो सीक्वेंस था ना उसको पॉलीमॉर्फिज्म में डिस्क्राइब किया जाता है। इफ़ मोर देन वन वेरिएंट, अगर एक से ज़्यादा एलील, ठीक है, एट अ लोकस अकर्स इन द ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ greater than 0.01%, in simple terms the inheritance mutations is observed by the population at the high frequency। ये कोई जो इनहेरिटेंस था ना म्यूटेशन का वो हाई फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है अगर उसका परसेंटेज 0.01 से ज़्यादा हुआ म्यूटेशन का तब, ठीक है। इट इज़ रेफर टू एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, उसको हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन, मतलब किसी एक वेरिएशन पे, मतलब एक डीएनए पे कोई पर्टिकुलर लोकस है जहाँ पर कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, इसका फ्रीक्वेंसी 0.01% से ज़्यादा होना चाहिए, तब उसे हम लोग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जानते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन अ नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हाइयर, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है नॉन कोडिंग सीक्वेंस में वो ज़्यादा होती है। एज द म्यूटेशंस इन दीज सीक्वेंसेज मे नॉट हैव एनी इंटरमीडिएट इफेक्ट और इम्पैक्ट इन द इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। अब इसका जो म्यूटेशन का अफेक्ट है ना वो उसके रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उसके फिनोटाइप में देखने को मिलेगा म्यूटेशन का असर। दीज म्यूटेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, अब धीरे धीरे क्या होगी ना वो जनरेशन टू जनरेशन वो जो चेंजेस थे वो आते जाएंगे और क्या होगा वो अक्यूमुलेट होते जाएगा, और बहुत जनरेशन के बाद जाके वो कैरेक्टर देखने को मिलता है। वो जो नया फिनोटाइप होगा ना वो आफ्टर मेनी जनरेशन वो देखने के बाद मिलेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल चेंजेस हो रहे थे ना और स्मॉल चेंजेस एक्यूमुलेट हो रहे थे, ठीक है। तो कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म्स वन ऑफ द बेसिस ऑफ द वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म, और ये एक पॉलीमॉर्फिज्म के वेरिएबिलिटी को फॉर्म करता है, बेसिस को फॉर्म करता है। There is a variety of the different type of polymorphism ranging from the single nucleotide changes to very large scale changes। देखो बहुत सारा ऐसा वैरायटी पॉलीमॉर्फिज्म का देखने को मिलता है जो कि रेंज करता है। रेंज मतलब ये हो सकता है एक न्यूक्लियोटाइड के लेवल पे हो या हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हो। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन,
अब ये जो बड़ा स्केल वाला होता है ना, मतलब धीरे धीरे बदलाव हुआ, ये बहुत ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए? ये बहुत ज़रूरी होता है तुम्हारा इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। स्पेसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ नए स्पीसीज़ के लिए। सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रोल एंड यू विल स्टडी दिस डिटेल इन द हायर क्लासेस। और इस तरह का जो पॉलीमॉर्फिज्म था ना, इस तरह के जो स्लो चेंजेस था ना, इस तरह का जो म्यूटेशन था ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज़ के लिए? स्पेसिएशन के लिए और इवोल्यूशन के लिए। अब इसके बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बहुत अच्छे से इसका क्या रोल है, ये सब आगे की क्लास में देखोगे। अगर डॉक्टर बन जाओगे तो ये सब बाद में पढ़ना। देखो, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज, देखो पहली बात, ये साइंटिस्ट थे एलेक्स जाफरी, डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवरी किया है। अब देखो, द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द एलेक्स जाफरी। साइंटिस्ट का नाम भी लिखा हुआ है, एलेक्स जाफरी। ठीक है, ये यूज द सेटेलाइट डीएनए, पहली बार जो डिस्कवरी करने का काम है एलेक्स जाफरी ने किया था। और इन्होंने यूज़ किया सेटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब के रूप में। एंड ही शोज द वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इट वाज, और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा सेटेलाइट डीएनए का यूज़ किया, उसमें बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिला। उसको उन्होंने VNTR कहा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। दैट टेक्निक वाज यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व इन द सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन। ये जो सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होती है ना, हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट, उसमें इस चीज़ का यूज़ किया जाता था। यूजिंग द रेडियो लेवल्ड VNTR एज ए प्रोब, उसमें एक प्रोब के रूप में VNTR को यूज किया जाता था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स को। इसमें क्या क्या होता था? प्रोब का मतलब क्या होता है? एक बेस को, मतलब तुम्हारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, उससे तुम बाद बाकी चीज़ों को कंपेयर करोगे, ठीक है, तो ये प्रोब कहलाएगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स होगा। ठीक है, अब देखो इसका इस्तेमाल किया जाता था, उसमें क्या क्या चीज़ें होती थी प्रोब में। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए को सेपरेट करेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। पहले नंबर पे डीएनए, देखो ये सीक्वेंस में बता रहे हैं, ये सीक्वेंस तुम्हारा एग्जाम में पूछेगा, तो तुम ध्यान रखना कि कैसे कैसे क्या होता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द, कह लो कि तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या सीक्वेंस है या VNTR का क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म से, दूसरे नंबर पे डाइजेस्ट करेंगे डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ताकि हमें वो एक स्टिकी एंड हमें मिल सके। इस तरह का था ना यहाँ पे, ठीक है, स्टिकी एंड हमें मिल सके। दूसरा है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर लेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम सुना है, उसी के द्वारा। ट्रांसफरिंग द ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेसाइज द मेंबर्स सच एज द नाइट्रोसेलुलोज। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, ठीक है, उस डीएनए को ट्रांसमिट करेंगे ऐसे करके। ठीक है, नाउ हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द लेवल VNTR प्रोब। अब ये जो VNTR प्रोब जो होगा ना हमारा, उसके द्वारा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। अब ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा इसको हम हाइब्रिड डीएनए को डिटेक्ट करेंगे, पता करेंगे। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज शोन इन द फिगर 5.16। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक जो चित्र है, उसको यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे कि कैसे क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। द VNTR बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेटेलाइट डीएनए। ठीक है, VNTR जो है वो क्लास ऑफ सेटेलाइट डीएनए को बिलोंग करता है। रेफर्ड एज मिनी सेटेलाइट, उसे मिनी सेटेलाइट बोलते हैं। अ स्मॉल सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली इन मेनी कॉपी ऑफ द नंबर। मतलब उसमें जो मिनी सेटेलाइट होता है, वो छोटा छोटा डीएनए का सीक्वेंस बहुत ज़्यादा नंबर में रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, उसको बहुत सारा कॉपी नंबर्स रहता है उसमें। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम द क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। ये जो कॉपी नंबर ऑफ डीएनए होता है ना, वो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग होता है, मतलब ये वेरी करता है। द नंबर ऑफ रिपीट्स सो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म को शो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अभी हमने बताया था, वेरिएशन। ठीक है, एज ए रिजल्ट साइज ऑफ द VNTR राइजेज इन द वेरीज इन द साइज। देखो अब VNTR का साइज तो याद रखना, कितना KB से कितना KB होता है, 0.1 KB टू 20 KB होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, VNTR का साइज क्या है, 0.1 किलोबाइट टू 20 किलोबाइट। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives the many bands of the different size। ये जो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं ना, ऑटो रेडियोग्राम,
उसमें तुमको बहुत सारा बैंड्स देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज़ के लिए, ठीक है। दीज बैंड्स गिव्स द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए, और ये बैंड हमें किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डीएनए का। इट डिफर्स फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन, ये किसी भी पॉपुलेशन में अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द मोनोजाइगोटिक। हाँ, लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस में दोनों का सेम ही रहेगा। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का कोई भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये चेक नहीं किया जा सकता कि ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं, दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहता है। The sensitivity of the technique has been increased by using of the polymerase chain reaction, और इसकी जो सेंसिटिविटी है ना वो उसको बढ़ाया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। पीसीआर नाम सुना होगा, ठीक है। इससे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में हम कॉपी तैयार कर लेते हैं किस चीज़ का, डीएनए का, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट इन दिस चैप्टर एंड द चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर के बारे में पढ़ोगे। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कंसिक्वेंटली डीएनए फॉर्म्स फ्रॉम अ सिंगल सेल इज इनफ टू परफॉर्म द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। अब किसी भी एक छोटा सा तुमको हेयर फॉलिकल मिल गया, और हेयर फॉलिकल में जो सेल होगा ना, ये सेल इतना सेल काफ़ी होगा, मतलब सिंगल सेल तुझे पता चल गया किसी भी व्यक्ति का, ये इनफ होता है उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न पता करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए। इन एडिशन टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोरेंसिक साइंस, मतलब फोरेंसिक साइंस में कुछ भी मिल गया, कहीं भी मान लो कोई घटना हुआ, वहाँ पर कहीं भी कुछ भी मिल गया, या हो सकता है उसको नाखून के अंदर, या कोई स्किन का सेल आ गया, या कैसे भी वो लोग पता कर लेते हैं, ठीक है, उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से। इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन, अब इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, सच एज इन डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़। तो पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी पता करने के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज है। करेंटली मैनी डिफरेंट प्रोब्स आर यूज्ड टू द जनरेट द डीएनए फिंगरप्रिंट्स। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में या अलग अलग प्रोब यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स को एनालिसिस करने के लिए। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या क्या यूज है। पहली बात, फोरेंसिक साइंस में यूज होता है, ठीक है, कि किसी ने मर्डर कर दिया या कुछ हो गया, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, उस केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराएगा तो पता चल जाएगा। नंबर 2 पे है कि पैटर्निटी टेस्टिंग में, ठीक है, और बाद बाकी नंबर 3 पे भी हमने देखा पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो ये याद लिख लेना तीनों अच्छे से। पहला हमने बताया था कि फोरेंसिक साइंस में बहुत यूज़ किया जाता है, दूसरा हमने बताया पैटर्निटी टेस्टिंग में, और तीसरा पॉपुलेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी को पता करने के लिए किया जाता है। तो एटलीस्ट ये 3 याद रखना, और चौथी याद रखना कि एलेक जैफरी, ठीक है, साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। अब देखो हमारे पास क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम कैसे करती है। सो यू हैव द क्वेश्चन क्रोमोसोम नंबर 7 देखो पैटर्नल क्रोमोसोम है, मैटरनल मतलब फादर का है, मदर का है। क्रोमोसोम नंबर 7 ये है। फिर नेक्स्ट इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तुझे एक वो करनी है, क्या बोलते हैं इसको, मान लो कोई सैंपल तुझे मिला, क्लियर, इस तरह का, इस सब से ये हमें सैंपल तैयार हुआ। अब ये मान लो कहीं और था, और इसका तुम्हारे पास अब सस्पेक्टेड पीपल है, ये सस्पेक्टेड है, ये भी सस्पेक्टेड है, कि दोनों में से कौन सा अपराधी हो सकता है। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसमें से 2 क्रिमिनल है एक, ठीक है, और हमें क्राइम स्थल पे, मतलब क्राइम स्पॉट पे हमें ये डीएनए का सैंपल मिला, तो इसका तो हम करेंगे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसके सहायता से हम एक पैटर्न तैयार करके रखेंगे। और दूसरा, हमें सस्पेक्टेड पीपल था 4-5 गो, जिसमें से 2 गो ये था, बहुत ज़्यादा सस्पेक्शन था, तो इस दोनों का हम लोग क्या किए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ये किए। अब इसको हम मैच किए इसके साथ, और इसको मैच किए इसके साथ। अब बताओ, ये तो पूरा रिसेंबल्स कर रहा है ना इससे, बी सी जो है पूरा मैच कर रहा है बी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी वहाँ पर प्रेजेंट था, और बी ने ही ये क्रियाक्रम किया है, जो भी कांड किया है वो, ठीक है। फिर बी को पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, उस पर उसको पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है। अब तो ये अच्छे से इसको पढ़ लेना, मैं ही पढ़ के दिखा देता हूँ, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, अभी भागना मत, 2 मिनट और लूँगा। चलो देखो क्या कह रहा है। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ द few representative chromosomes have been shown in the content of the different copy numbers, ठीक है, और VNTR, मतलब कि तुम्हारे पास ना अलग अलग कॉपी नंबर है VNTR का देखने को है, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट कलर्स स्कीम्स हैव बीन यूज टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ द बैंड इन द जेल। अब ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं ना, उसमें इस तरह का हमें बैंड देखने को मिलता है। तो अलग अलग हमने इंडिविजुअल का किया। दीज 2 एलील्स पैटर्न्स एंड
मतलब इनमें पैटर्नल और मैटरनल एलील को यूज़ किया। अब द क्रोमोसोम ऑल्सो कंटेन्स द डिफरेंट कॉपी नंबर्स ऑफ द VNTR। मतलब पैटर्नल का अलग है, मैटरनल का अलग है। ठीक है, इसमें VNTR भी अलग अलग देखने को मिल रहा था हमको। इट इज़ क्लियर दैट द बैंडिंग पैटर्न ऑफ द DNA फ्रॉम द क्राइम सीन मैचेज विद द इंडिविजुअल भी। अब देखो क्राइम सीन का ये DNA है, ठीक है, और इसका मैच किया हमारे इंडिविजुअल बी के साथ, इसके साथ, ठीक है, एंड नॉट विथ ए, और ए के साथ मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो पता चल ही गया होगा अब कौन अपराध किया है। अब बोलने से कुछ नहीं होगा, DNA फिंगरप्रिंटिंग साफ स्पष्ट रूप से बता देता है कि ये वहाँ पर था और इन्होंने ऐसा किया। चलो गाइस, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, इसका एक प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे, रिवाइज करने में तुमको आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।